नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएस टीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो यह है। चलिए सबसे पहले उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिन पर अगले आधे घंटे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला के बारे में। क्यों खास है ये गौशाला, इसका भूमि पूजन 23 नवंबर को होने जा रहा है, लेकिन आज इसका जिक्र कहां हुआ, इसे हम जोड़ेंगे महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। वहां पर भी उन्होंने इसका जिक्र किया। 23 तारीख को यानी 23 नवंबर को इसका भूमि पूजन है और इसकी क्या खास बातें हैं, ये सब कुछ होगा इस खबर में। फिर हम अगली खबर लेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां पर सुशासन की पाठशाला लगी। गुड गवर्नेंस सम्मेलन में किस तरह से चीजें हुई, किन किन मुद्दों पर बात हुई, आज सीएम साहब भी पहुंचे थे वहां पर समापन सत्र में, और उसकी प्रमुख बातें, बड़ी बातें इस खबर के अंतर्गत होंगी। फिर हम बात करेंगे उपचुनाव के नतीजों की। उपचुनाव का रण 3 जगहों पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। कल उनके नतीजे आने हैं। इन नतीजों से जुड़ी हुई और अभी तक जो कुछ भी हुआ इन सीटों पर, उनसे जुड़ी हुई सारी बातें इस खबर के अंतर्गत। फिर हम बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की, और इस पदयात्रा में बाबा ने मांगा क्या, 100 करोड़ हिंदुओं से क्या मांगा बाबा बागेश्वर ने, यह होगा इस खबर का मूल मुद्दा। बताएंगे आपको कि क्या कुछ हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आज नक्सलियों पर बड़ा अटैक हुआ है। जी हां, अभी तक आप जो खबरें सुनते थे पहले कि नक्सलियों ने अटैक किया है, लेकिन अब नक्सलियों पर अटैक हो रहा है। और इस पूरे साल हम लगातार देखें तो हर बार यही हुआ कि नक्सलियों पर भारी पड़े पुलिस के जवान। आज क्या अपडेट हुआ ये आपको बताएंगे। फिर अगली खबर होगी भगवान राम के विवाह से जुड़ी हुई। चूंकि विवाह की हम बात कर रहे हैं तो खान पान का जिक्र होना लाजमी है, लेकिन यह विवाह इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार का क्योंकि महाकाल की नगरी उज्जैन से कुछ गया है भगवान राम की बारात के लिए। हालांकि पढ़कर आप समझ रहे होंगे कि लड्डू ही होंगे, लेकिन ये क्यों खास है इस पर बात होगी इस खबर में। आखिरी खबर होगी एक मंदिर से जुड़ी हुई। तमाम अदालतों में न्याय होता है, फैसले होते हैं, लेकिन एक मंदिर के बारे में हम आपको आखिर में बताएंगे जहां पर तुरंत फैसला हो जाता है। कौन सा है ये मंदिर और क्या है इसकी खासियत, ये सब कुछ होगा इस खबर में। बिना देर के शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला से जुड़ी हुई खबर को लेकर। तो मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला का हम जिक्र करें इससे पहले आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 22 नवंबर को नागपुर के दौरे पर थे। वे यहां पर एग्रोविजन द्वारा आयोजित इंडियाज प्रीमियर एग्री समिट के 15वें संस्करण में शामिल हुए थे। इस दौरान सीएम ने कृषि के भविष्य पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बड़े बड़े कल कारखाने खुलने चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए, लेकिन घर घर आय का साधन बढ़ जाए, इसमें कृषि आधारित व्यवस्था ही सब कुछ है। पहले सुनिए सीएम ने क्या कहा, फिर आपको बताते हैं आगे की बात। सच्चे अर्थों में बड़े बड़े कल कारखाने खुलना चाहिए, बड़े पैमाने पे वहां रोजगार मिल जाए अलग बात है, लेकिन घर घर आय का साधन बढ़ जाए, इसमें कृषि आधारित व्यवस्था ही सब कुछ है। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। इसमें उसी प्रकार की व्यवस्था है, हमारी खेती की आमदनी प्रॉफिट की बने, बागवानी प्रॉफिट की बने, पशुपालन हो जाए, घर घर मछली पालन, जो जिस व्यवसाय में लगता है, जिस प्रकार से जिंदगी जीता है, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलना चाहिए। और आगे बढ़ने के अवसर के साथ साथ उसका उत्पादन भी बढ़े। लेकिन आज ये इस मंच पे मैं देख रहा हूं जो मुझे सीखने की बात है, उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और उत्पादन को खपाने के रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। तो यहां भारत तो भारत, मदर डेयरी को बुलाया अपनी जगह, लेकिन अरब के भी हमारे व्यापार इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति के माध्यम से भविष्य में हमारे लिए उत्पादन के बाद उसका योग्य बाजार ढूंढने का दृष्टिकोण भी रखा है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई।
इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हमारी सरकार गौ माता के संरक्षण के लिए संकल्पित है। 10,000 गौवंश की क्षमता वाली गौशाला का 23 नवंबर को भोपाल में भूमि पूजन करेंगे। दरअसल मूल खबर यही है। 23 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस गौशाला की आधारशिला रखेंगे। यहां हर गाय को सेपरेट जोन में रखने की व्यवस्था होगी। उनके लिए अस्पताल होगा। 24 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी। क्या क्या खास होगा ये भी बताएंगे, लेकिन पहले सीएम ने नागपुर के कार्यक्रम में क्या कहा वो सुन लीजिए। जो गाय गाय घूम रही गली गली, तो हमने कहा ऐसी सारी गायें गौ माताएं जो वृद्ध है, अपाहिज है, लावारिस है, या खेती का हमारा रकबा बढ़ गया तो चरनों ही खत्म हो गई, तो वो जो छूट के आ रही है, ऐसी सारी गायों के लिए नगर स्तर पर जैसे भोपाल में हम कल ही भूमि पूजन करने वाले हैं। 10,000 की गौशाला भोपाल में बना रहा, 10-10 हजार, 15-15 हजार की गौशाला नगरीय क्षेत्र में बना रहे। बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, किसी कारण से दूध की क्षमता से चली गई है, वो हम रख ले, सरकार रख ले, तो स्वच्छता तो नगर में अपने आप हो जाएगी। और जो दूध देने वाली है, बछड़े बछड़ी है, बाकी चीजें हैं, उसको जो उत्पादक या दूध उत्पादक व्यक्ति है, जिसको इच्छा है, प्रयास तो ये रहेगा कि हमारा तो कि दूध आप जब तक दूध देगी वो आप ले जाओ, और दूध से निकल जाए तो वापस लाके दे दो, ये हमारा परस्पर संबंध बन जाए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है। दरअसल ये मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला होगी जहां पर 15 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ में गौशाला बनाई जा रही है। इस गौशाला की और भी खासियतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी और जरूरी और महत्वपूर्ण बात जो आपको भी जानना चाहिए वो ये है कि 10,000 गायों के रहने की व्यवस्था यहां पर होगी। खास बात यह है कि यहां की हर एक गाय के स्वास्थ्य के साथ उसे लाने वाले व्यक्ति की जानकारी ऑनलाइन रहेगी। गौशाला की सफाई आधुनिक मशीनों से की जाएगी। सभी सुविधाओं के साथ गौवंश के इलाज के लिए गौशाला परिसर में ही एक अस्पताल भी खोला जाएगा, जहां पर हर समय गायों के इलाज के लिए चिकित्सक तैनात रहेंगे। ये गौशाला 10,000 गायों की क्षमता वाली अत्याधुनिक गौशाला होगी। 15 करोड़ की लागत से लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में बनाई जाएगी। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से गायों की 24/7 मॉनिटरिंग की जाएगी। गायों को भूसा, हरी घास, पशु आहार आदि कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। गोबर एवं गौमूत्र से विभिन्न सामग्री तैयार की जाएंगी। जैविक खाद निर्माण के लिए संयंत्र भी लगाया जाएगा। गायों के उपचार के लिए सभी संसाधनों से युक्त चिकित्सा वार्ड का निर्माण किया जाएगा। दरअसल भोपाल से 20 किलोमीटर दूर बरखेड़ी दोब में जिले की सबसे बड़ी गौशाला बनेगी। इसमें एक साथ 10,000 गौवंश रखे जा सकेंगे, जिसका भूमि पूजन 23 नवंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जाएगा। बीते दिन विधायक रामेश्वर वर्मा, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गौशाला का निरीक्षण भी किया। ये गौशाला 25 एकड़ में बनेगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरों सहित वे सभी आवश्यक संसाधन होंगे जो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। गौशाला में चिकित्सा वार्ड बनेगा, जिससे गौवंश का इलाज भी हो सकेगा। आकलन लगाया जा रहा है कि इसकी लागत 13 से 15 करोड़ रुपए आएगी। निरीक्षण करने पहुंचे विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की कमान एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में है जो मन, वचन, कर्म से गौमाता की सेवा में संलग्न रहते हैं। गौमाता का संरक्षण और संवर्धन जिनकी प्राथमिकता है। प्रदेश भर में गौशालाओं के निर्माण के साथ ही गायों के आहार और सुविधाओं के बंदोबस्त के लिए प्रबंध कराते हैं। हमारी सनातन परंपरा में गाय को माता कहा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 23 तारीख को विशाल और भव्य एक हाईटेक गौशाला बनाने का तय किया है, जिसका भूमि पूजन 23 तारीख दिन शनिवार प्रातः 10 बजे बरखेड़ी डोब में आयोजित किया गया है, जो सूखी सिमनिया रोड के पास है। और मैं भोपाल शहर वासियों से, सनातनियों से, जो गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे सभी बंधुओं से, बहनों से, संत समाज से सबसे आग्रह करूंगा कि इस गौशाला के भूमि पूजन में आए। ये 10,000 गाय रखने की व्यवस्था है। लगभग 25 से 30 एकड़ भूमि में इसको बनाया जा रहा है। 15 करोड़ प्रथम चरण में इस पर खर्च करने की सरकार स्कीम बना रही है। यहाँ गौ माता की सेवा होगी, संवर्धन होगा और
गोवंश को सुरक्षित और गोवंश का संवर्धन कैसे हो सकता है और कैसे गाय से आर्थिक स्थिति भी जनरेट की जा सकती है, ये पैमाने भी इस पर सरकार विचार कर रही है। और मैं चाहता हूं कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर गौ माता की सेवा में अपना योगदान दें। पहले फेज में 2000 गायों की क्षमता वाले क्षेत्र का निर्माण तेजी से प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। गौशाला में हरा चारा, भूसा और पशु आहार की सप्लाई के लिए अत्याधुनिक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। लगभग 15 करोड़ रुपए से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और जिला पंचायत गौशाला का निर्माण करेगी। संचालन नगर निगम करेगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि गौशाला में गायों के गोबर और मूत्र से जैविक खाद और अन्य सामग्री तैयार करने के लिए एक यूनिट भी लगाई जाएगी। घायल और बीमार गायों के उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा वार्ड का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि भोपाल में 6 से ज्यादा स्थानों पर गौशालाएं हैं, जिनमें कुछ की क्षमता 50 तो कुछ की 100 मवेशियों की है। पूरे शहर में पकड़े गए मवेशियों को किस गौशाला में देखभाल के लिए रखा गया है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। इस वजह से कई बार मवेशी मालिक भी मवेशियों के लिए भटकते रहते हैं। ऐसे में एक ही स्थान पर सभी मवेशियों को रखे जाने से उनका रिकॉर्ड रखना और देखभाल करना आसान हो जाएगा। वहीं निगम को भी बड़ी गौशाला मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ से ये खबर है। राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय गुड गवर्नेंस सम्मेलन के दूसरे दिन शुक्रवार को नागरिक सशक्तिकरण, सिविल सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई-प्लेटफॉर्म का उपयोग, महिला नेतृत्व, छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं, समग्र विकास में संतृप्ति दृष्टिकोण आदि विषयों पर खूब चर्चा हुई। 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन भी हो गया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में। समापन के साथ सीएम साय ने कुछ घोषणाएं भी की, जैसे कि यह तय किया गया कि मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना की शुरुआत होगी। IIM रायपुर के साथ मिलकर मूल निवासी छात्रों के लिए एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। पब्लिक पॉलिसी इन गुड गवर्नेंस पाठ्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। अब छात्रों का जो चयन होगा वो TET के माध्यम से होगा। शासन के विभागों में व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। साथ ही पाठ्यक्रम की पूरी फीस जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। छात्र छात्राएं इस योजना से NGO और निजी क्षेत्रों से मिलकर गुड गवर्नेंस के लिए काम करेंगे। और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा इस पूरे सम्मेलन के बारे में देखिए। स्थानीय लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचाया जाए। राज्य में भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत भिन्नता है। जहां पर बहुमूल्य खनिज संपदा है, वहीं पर जंगल है, वहीं पर सड़क, रेल मार्ग, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी अधोसंरचनाओं की कमी भी है। जीवन की जटिलताएं भी यहीं पर हैं। हमारा 44% भूभाग घने जंगलों से आच्छादित है। इसलिए भारत के पर्यावरण और जैव विविधता को बचाए रखने की महती जिम्मेदारी भी हम पर है। इन सबके साथ साथ राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना भी हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। आज की इन परिस्थितियों के बावजूद हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था हैं। वर्ष 2028 तक हम राज्य की GSDP को 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे उपचुनाव के रण की। प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे की घड़ी पास आने के साथ ही जीत के दावे किए जाने लगे हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश में दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो छत्तीसगढ़ की एक सीट पर भी जीत का दम भर रही है। वहीं कांग्रेस भी अप्रत्याशित परिणाम आने की बात कह रही है। पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे, इसलिए यह हमारी खास रिपोर्ट देख लीजिए जो मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने भरा जीत का दम। किसे मिलेगी जीत, किसे मिलेगी हार। बुधनी बीजेपुर में फैसले की घड़ी। बीजेपी कांग्रेस ने किए जीत के दावे। बीजेपी कांग्रेस ने की जीत की तैयारी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मतदान के बाद अब काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 23 नवंबर को प्रदेश की 2 सीट बुधनी और बीजेपुर के नतीजे आ रहे हैं। इन सीटों पर कांटे की टक्कर है। बीजेपी और कांग्रेस ने नए नए एजेंडों और प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ा।
इन दोनों सीट पर जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दावा कर रही है, लेकिन इन दावों पर जनता ने मुहर लगा दी है। अब चुनावी परिणाम का इंतजार है। बुधनी सीट की बात करें तो ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर उनके बेटे के नाम की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को इस सीट से प्रत्याशी बनाया, चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा स्थानीय स्तर के नेता भी यहां से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे। सबसे ज्यादा जनसभा और रोड शो शिवराज सिंह चौहान ने इसी सीट पर की। शिवराज की साख इस सीट पर लगी है। कांग्रेस ने अपने पुराने साथी राजकुमार पटेल पर दाव लगाया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी दावा कर रही है कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से इस बार बुधनी सीट को जीतेंगे। इस सीट पर जीत से पहले ही बीजेपी ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको विजयपुर और बुधनी ये दोनों सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे नेतृत्व की संकल्प शक्ति, इन दोनों के कारण ये 2 और जीत भारतीय जनता पार्टी के खाते में दर्ज होगी और जीतू पटवारी 2 और निराशा से अपने विदा होने का इंतजार करेंगे। वहीं प्रदेश की दूसरी हॉट सीट है विजयपुर। यहाँ पर उपचुनाव के दौरान बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को मोहन कैबिनेट में जगह मिली, उन्हें वन मंत्री बनाया गया। वन मंत्री रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा। इस सीट को जीतना बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि रामनिवास रावत के लिए भी बेहद जरूरी है। इस सीट पर ग्वालियर चंबल संभाग के बीजेपी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नेता इस सीट पर डेरा डालकर बैठे रहे, चुनावी मैदान में प्रचार करते नजर आए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस सीट पर रामनिवास रावत के खिलाफ माहौल बनाया, चुनाव लड़ा। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यहां पर जमकर प्रचार प्रसार भी किया। कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा, जो रामनिवास रावत को टक्कर दे रहे हैं। वहीं रामनिवास रावत पर कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस सीट पर वोटिंग के दौरान छुटपुट घटनाएं भी हुई। सबसे ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग में इसी सीट से की गई है। फिलहाल इस सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जो बात कही है कि विजयपुर में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बुधनी में अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन मिठाई खाता है, लेकिन जनता के लिए चुनाव लोकतंत्र का पर्व और जश्न का दिन होता है। जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दी है और अब जो है मतगणना वाले दिन आपको पता चलेगा कि मिठाई कहाँ बट रही है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी और आपको मिठाई खिलाएंगे, ये विश्वास हमें है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों ही दलों ने इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ा। कांग्रेस इन चुनावों के जरिए अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी इतिहास रचने की बात कर रही है। फिलहाल किसकी जीत होगी ये जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। 23 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसके दावे में कितना दम है। बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। और कुछ ऐसी ही चीजें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही हैं। वहां पर भी मतगणना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर बयानबाजी हो रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा था कि जब तक परिणाम नहीं आते सभी राजनीतिक दल जीत रहे होते हैं। देखते हैं कि कितना क्या रिजल्ट आता है। इस बार कांग्रेस ने पूरी मेहनत की है और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ईवीएम पर प्रश्न आज भी खड़े हैं। हम जीत भी जाएंगे तो ईवीएम पर सवाल रहेगा। इसी मामले को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा जीत का दावा करती है, टेंट और मिठाई का ऑर्डर दे देती है, पर पूरा नहीं कर पाती। कल से वो फिर ईवीएम का रोना रोते नजर आएंगे। ये बयानबाजियां किस तरह से रही, पहले देख लीजिए। देखिए, जब तक परिणाम नहीं आता है सभी दल जीतते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पहले से अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे कैंडिडेट्स दिए हैं और जो मतदान में मतदाताओं का जो रुझान था वो कांग्रेस के प्रति स्पष्ट देखने को मिल रहा था। अब देखते हैं इसमें कितना सफलता किसको मिला है, लेकिन हम लोग अभी भी उम्मीद है कि जीत कांग्रेस की होगी। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा जीत का दावा करती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके टेंट वाले को ऑर्डर दे देते हैं, मिठाई वाले को ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाते।
मीठा उठा नहीं पाते और हमारी इतनी सीटें आ रही हैं कहते हैं, लेकिन वो सीट कांग्रेस की नहीं बल्कि टेंट के माध्यम से आती है। तो ऐसी स्थिति है कांग्रेस के पास आती है और एक दिन है, आज जितना खुशी मनाना है मना ले, कल से फिर वो ईवीएम का रोना रोएंगे कि ईवीएम खराब था और ये प्रणाली बदलनी चाहिए, इस तरीके से वो बहाने बनाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बाबा ने क्या मांगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं सनातन हिंदू पदयात्रा की, जिसके अगुवा हैं बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। दूसरा दिन रहा इस यात्रा का और पूरे देश भर में इस यात्रा की चर्चा हो रही है। भारी जमावड़ा वहां पर मौजूद है जहां से यात्रा गुजर रही है। हर दिन तकरीबन 15 किलोमीटर की यात्रा जो है वो ये पूरा जत्था तय करता है। इसी यात्रा का हिस्सा बना बीएसटीवी और बीएसटीवी ने उनसे खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि हम सब एक होकर देश में नई क्रांति ला रहे हैं। 100 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ हिंदू पैदल सड़क पर आए तो ये नई क्रांति है। ये एक दिन की यात्रा नहीं, अब ये यात्राओं का दौर अनवरत चलेगा। देश का हिंदू जब तक जागृत नहीं होता तब तक सिलसिला चलेगा। पदयात्रा के जरिए हिंदुओं को जागरूक करेंगे और परिणाम चाहे कुछ भी हो। क्या कुछ कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने, सुनिए। दूसरे दिन पदयात्रा का और ज्यादा उत्साह बढ़ रहा है और ज्यादा बड़ी संख्या में लोग शामिल होते जा रहे हैं। लोगों का उत्साह है जो बढ़ता जा रहा है, जगह जगह स्वागत हो रहा है। महाराज लगातार उत्साह बढ़ रहा है लोगों का पदयात्रा में, दूसरे दिन और ज्यादा जनसैलाब हो रहा है। बहुत बड़ी जागृति है हिंदुओं की एकता की। हिंदुओं में एकता बढ़ गई है और निश्चित रूप से ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब हिंदू एक होकर के इस देश में नई क्रांति खड़ी कर रहे हो। जिस दिन 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू पैदल आ जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, उसी दिन एक नई क्रांति हो जाएगी। देश और विदेश के लोग आए हैं, उनके अंदर जुनून है और सभी लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब तो गुरुजी ने पदयात्रा छेड़ दी है। देखिए ये यात्रा एक दिन की नहीं है, ये यात्रा अनवरत है। जब तक भारत में एक नई क्रांति नहीं होगी तब तक हम इस देश में पदयात्रा करते रहेंगे, इसका परिणाम कुछ भी। एक आखिरी सवाल और जानना चाहिए, दूसरे दिन का अनुभव कैसा है पदयात्रा? बहुत अच्छा अनुभव है। एक रात्रि विश्राम में बहुत अच्छा हुआ, लोगों में बहुत उत्साह भी है, सब में बहुत प्रसन्नता भी है। बहुत अच्छा अनुभव था। आगे भी हम इस प्रकार के कार्य सुनियोजित तरीके से भारत के सभी साधु महात्मा हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग करेंगे तो निश्चित रूप से नया इतिहास भारत गढ़ेगा। तो एक अलग ही उत्साह है और हम आपको बता दें जो पदयात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है और जुनून है और दूसरे दिन की जो पदयात्रा है और ज्यादा जनसैलाब उमड़ा है। बीएसटीवी के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर। आज छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आई और ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अभी तक जो हम सुनते थे कि नक्सलियों ने हमला किया, अब नक्सलियों पर हमला। जी हां, ये स्थिति पूरी तरह से पलट गई है छत्तीसगढ़ में और नक्सल मुक्त अभियान छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है उसकी एक और वानगी सामने आई। सुकमा में 10 नक्सलियों के शव आज बरामद हुए। भेजी में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया गया। नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मिलने पर सीएम विष्णुदेव साय ने खुशी जाहिर की। साथ ही सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया कि अब तक 207 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। जी हां, इस पूरी खबर का लुबेलुआब यही था कि अभी तक की कार्रवाइयों में 200 से ज्यादा नक्सली ढेर किए जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में और ये एक अच्छा संकेत है राज्य को नक्सल मुक्त अभियान का जो अगला चरण है, बढ़ता हुआ जो कदम है वो दिखाई देने में। सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों का हौसला भी बढ़ाया। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आज की ही हैं, पुरानी तस्वीरें नहीं हैं। और जिस तरह से जवान खुशी जाहिर कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में एक सुकून स्थापित होता जा रहा है कि जल्दी ही पूरी तरह से छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अब श्री राम और माता सीता के विवाह की।
नेपाल के जनकपुर में भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी यह आयोजन 9 दिसंबर को आयोजित होना है, जिसमें मध्य प्रदेश का भी योगदान होने वाला है। इस बार श्री राम सीता विवाह आयोजन में उज्जैन के बाबा महाकाल का प्रसिद्ध प्रसाद लड्डू बांटा जाएगा। भगवान महाकाल के आशीर्वाद से भरा 1,11,111 लड्डुओं का प्रसाद रवाना किया गया है, जो कि अयोध्या से राम बारात के साथ नेपाल पहुंचेगा और फिर मिथिला में भक्तों के बीच बांटा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। चलता हूं इस वादे के साथ कि अगली बार फिर हाजिर होंगे हम ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।